रुक्मणी बेटी, मेरे पास आ। माँ तुझे बुला रही है बेटी। आ, मेरे पास आ। माँ, माँ मैं यहाँ हूँ माँ। आप ठीक हो जाओगी ना माँ? वैद्य जी ने कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, है ना माँ? माँ, आप आप मुझे छोड़कर कहीं कहीं नहीं जाओगी ना माँ? नहीं बेटी, मुझे पता है अब मेरा समय आ गया है। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। भगवान मुझे बुला रहे हैं बेटी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ। मैं अकेली रह जाऊंगी माँ। आप मेरे साथ रहो ना माँ। आप आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। बस बस मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मत जाओ। बेटी सुन, तू बहुत अच्छी लड़की है, मेरी समझदार बेटी है तू। तू हमेशा अच्छा काम करना, बुरे काम से दूर रहना, अपने पिताजी का कहना मानना, अपना ध्यान रखना, और जो भी तेरी नई माँ आएगी उसका भी सम्मान करना, उसकी उसकी बात मानना। वादा कर मुझसे बेटी, वादा कर। माँ, आप आप ऐसी बातें मत करो माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं क्या करूंगी आपके बिना? कौन मेरी देखभाल करेगा माँ? मुझे वादा चाहिए बेटी। तू अपने पिताजी की खुशियों का ध्यान रखना। वो वो बहुत अच्छे हैं, तेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए मुसीबत मत बनना। और हमेशा याद रखना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी, बहुत ज्यादा प्यार। तू मेरी जान है बेटी, मेरी मेरी दुनिया है तू। इतना कहकर सुमित्रा ने आखिरी सांस ली। रुक्मिणी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ को हिलाया, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, माँ उठो ना माँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ माँ। आंखें खोलो। नहीं, ऐसा मत करो माँ। उठो ना माँ, मुझे तुमसे बात करनी है माँ। सुमित्रा, सुमित्रा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुमित्रा। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा सुमित्रा, कैसे जीऊंगा? रुक्मिणी को कौन पालेगा? नहीं सुमित्रा, उठो, उठो, कुछ तो बोलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमित्रा बहू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे राम, हे राम। पूरे घर में रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। सुमित्रा का अंतिम संस्कार हुआ। उसके जाने के बाद पूरा घर सूना हो गया, मानो घर से रोशनी ही चली गई हो। कुछ साल बीत गए। एक दिन दादी माँ ने विनय से बात की। बेटा विनय, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, आज कह ही देती हूँ। हाँ माँ, कहो, क्या बात है? बेटा, सुमित्रा को गए हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। तुम अब भी अकेले हो। ये घर सूना लगता है बेटा।
रुक्मिणी को एक माँ की जरूरत है। वो लड़की है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। माँ का हाथ चाहिए उसे, और इस घर को भी एक गृह स्वामिनी की जरूरत है बेटा। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। सुमित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उसे कभी नहीं बोल सकता माँ, कभी नहीं। वो मेरी सब कुछ थी, सब कुछ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। रुक्मणी का सोचो बेटा, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। कुछ ही सालों में उसकी शादी भी करनी होगी। कौन उसे संस्कार सिखाएगा? कौन उसे घर का काम सिखाएगा? तुम तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हो, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे भी अब बहुत काम नहीं हो पाता बेटा। लेकिन माँ, रुक्मिणी क्या कहेगी? उसे कैसा लगेगा अगर मैं दूसरी शादी कर लूं? वो अपनी माँ को बहुत याद करती है। बेटा, रुक्मिणी समझदार है। सुमित्रा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो समझ जाएगी। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है, विधवा है, गरीब परिवार से है। उसकी भी एक बेटी है, छोटी सी, नाम है कमला। उसकी बेटी का नाम रत्ना है। दोनों बहुत सीधे हैं। रुक्मिणी को भी एक बहन मिल जाएगी। माँ, मुझे नहीं पता ये सब सही है या गलत। मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। ठीक है बेटा, सोच लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। रुक्मिणी की उम्र बढ़ रही है, उसे माँ की जरूरत है बेटा। कुछ दिन सोचने के बाद विनय ने हाँ कर दी। उसने सोचा कि शायद रुक्मिणी को सच में एक माँ की जरूरत है। शायद ये घर को फिर से रोशन कर देगी। एक दिन विनय ने रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी डरी हुई आई। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। बेटी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कई दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि तुमसे कैसे कहूं। और यह बात करना मेरे लिए आसान भी नहीं है, पर अब इसे छिपा भी नहीं सकता। हाँ पिताजी, कहिए। क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं बेटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे एक और बात करनी है। बेटी, तुम्हारी माँ को गए हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। तुम्हें एक माँ की जरूरत है, और इस घर को एक गृह स्वामिनी की। इसलिए मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूं। पिताजी, आप दूसरी शादी करेंगे? लेकिन माँ का क्या? क्या आप उन्हें भूल गए? क्या उनकी जगह कोई और ले लेगा? मैंने तो हमेशा सोचा था कि हमारी दुनिया बस आप और माँ की यादों से ही बनी रहेगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल सकता। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। लेकिन तुम्हें एक माँ की जरूरत है बेटी, जो तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हें अच्छे संस्कार दे और जीवन के छोटे बड़े काम सिखाए। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ। ऐसे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? लेकिन पिताजी, मुझे कोई नई माँ नहीं चाहिए। मेरी माँ तो सिर्फ सिर्फ एक ही थी पिताजी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं किसी और को माँ कैसे कहूंगी पिताजी? बेटी, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं बेटी। लेकिन जो स्त्री इस घर में आएगी वो स्वभाव से बहुत अच्छी है। तुम्हारी दादी ने उसे देखा है और परखा है। वो सरल है और संस्कारी है। उसकी भी तुम्हारी उम्र की एक बेटी है, जिसका नाम रत्ना है।
तुम दोनों साथ खेलोगी, बातें करोगी और एक दूसरे का सहारा बनोगी। तुम्हें एक बहन भी मिल जाएगी और शायद समय के साथ तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर आप खुश हैं तो मुझे भी मंजूर है। माँ ने सिखाया था कि मुझे आपकी हर बात माननी चाहिए और बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। मैं नई माँ का आदर करूंगी और कोशिश करूंगी कि इस घर की खुशी बनी रहे। कुछ दिनों बाद विनय की शादी कमला से हो गई। कमला अपनी बेटी रत्ना के साथ विनय के घर में आ गई। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा। कमला बहुत प्यार से रुक्मणी से बात करती थी। रुक्मणी को लगा कि शायद उसे सच में एक अच्छी माँ मिल गई है। रुक्मणी बेटी, आओ, तुम्हारा और रत्ना का खाना तैयार है। चलो, दोनों बहनें साथ में बैठकर खा लो। देखो देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर भी बनाई है। हाँ माँ, आपको कैसे पता कि मुझे खीर बहुत पसंद है? अरे बेटी, तुम्हारी दादी माँ ने बताया था। मैं तो अब तुम्हारी भी माँ हूं ना, मुझे तो सब पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है। आओ बैठो। माँ, मैं आपको माँ बुलाऊं या कुछ और? अरे बेटी, तुम मुझे जो चाहो वो बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपको माँ ही बुलाऊंगी। मेरी असली माँ ने मुझसे कहा था कि जो भी नई माँ आए उनका सम्मान करना और उनकी बात मानना। मैं वैसा ही करूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रुक्मिणी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चलो, अब खाना खा लो। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। कमला के मन में रुक्मिणी के लिए कोई प्यार नहीं था। वो सिर्फ विनय की संपत्ति के लिए उससे शादी कर रही थी। वो चाहती थी कि सारी संपत्ति सिर्फ उसकी बेटी रत्ना को मिले। रुक्मिणी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। कुछ महीने बीत गए। अब कमला का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। जब विनय घर में होता तो कमला रुक्मिणी से बहुत प्यार से बात करती, लेकिन जैसे ही विनय काम बढ़ जाता, कमला का रूप ही बदल जाता। रुक्मिणी, ये फर्श गंदा क्यों है? तूने सुबह साफ नहीं किया क्या? जा, अभी जाकर पूरा घर साफ कर और ध्यान से करना। अगर एक भी जगह गंदगी मिली ना तो देख लेना। लेकिन माँ, मैंने अभी अभी सफाई की थी। संभव है कि रत्ना ने खेलते समय इसे गंदा कर दिया हो। मुझसे बहस मत किया कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर आरोप लगाने की? जा, दोबारा साफ कर। और हाँ, रत्ना के सारे कपड़े भी धो देना। कुएं से पानी भी भर लाना और बर्तन भी साफ करने। जी माँ, मैं अभी करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कमला अपनी बेटी रत्ना को बहुत लाड प्यार करती थी। रत्ना को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो पूरा दिन आराम से खेलती रहती। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की पूड़ियाँ बनाई हैं। माँ, रुक्मिणी दीदी तो बहुत परिश्रम कर रही है। वो पूरे दिन काम में लगी रहती है। क्या हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं करना, समझी? वो काम करने के लिए ही है। तुम इस घर की सच्ची बेटी हो। तुम्हें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कोमल हाथों में छाले पड़ जाएंगे। आगे चलकर जब तुम्हारा विवाह होगा तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है माँ। रुक्मिणी ये सब चुपचाप देखती रही। उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि नई माँ का सम्मान करना, नई माँ की बात मानना। एक दिन विनय घर लौटा। उसने देखा कि रुक्मिणी बहुत थकी हुई लग रही है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। रुक्मिणी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी थकी थकी क्यों दिखाई दे रही हो? और तुम्हारे हाथों में ये छाले कैसे पड़ गए? ये सब कैसे हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, बस घर का थोड़ा सा काम कर रही थी। माँ मुझे गृह कार्य सिखा रही थी ताकि मुझे सब कुछ सीखने का अभ्यास हो जाए। कमला, तुम रुक्मिणी से इतना परिश्रम क्यों करवा रही हो? देखो, इसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे ये अभी बच्ची है, इतना काम मत करवाओ। ऐसा नहीं है,
मैं इसे केवल घर के काम सिखा रही हूँ। कन्या को गृह कार्य आना आवश्यक है। आगे चलकर जब इसका विवाह होगा तो यदि इसे कुछ ना आए तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो इसकी भलाई के लिए ही प्रयास कर रही हूँ। हाँ, सीखना आवश्यक है, पर ध्यान रखना, इस पर इतना अधिक बोझ न डालो। अभी ये बहुत छोटी है। जी, मैं ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो इसे अपनी बेटी मानती हूँ ना। विनय संतुष्ट होकर चला गया। जैसे ही विनय गया, कमला ने रुक्मणी की तरफ गुस्से से देखा। यदि तूने अपने पिता से कोई बात कही तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तेरी ये हिम्मत कैसी हुई कि अपने हाथ के छाले तूने उसे दिखाए। आगे से अपने घाव छिपा कर रखना। यदि दोबारा कुछ कहा ना तो तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी, समझ गई? जी माँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दिन बीतते गए। रुक्मणी का जीवन अब और भी मुश्किल हो गया था और वो सुबह 4 बजे उठती थी, पूरा घर साफ करती थी, कुएं से पानी भरती थी। एक दिन रुक्मणी बहुत बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन कमला ने उसका कोई ध्यान नहीं रखा। उठ, काम करना है। बुखार है तो क्या हुआ, थोड़ा आराम करने से बुखार उतर जाएगा। जा, बर्तन धो। माँ, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। कृपया करके आज मुझे आराम करने दीजिए। मैंने कहा उठ। तू अभी नहीं उठी तो तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा, समझी? बेचारी रुक्मणी किसी तरह उठी और काम करने लगी। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। तभी दादी माँ वहां आई। उन्होंने रुक्मणी की हालत देखी। अरे बेटी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तू काम क्यों कर रही है? जा, लेट जा, मैं कमला को बुलाती हूँ। नहीं दादी माँ, माँ नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि काम करना है। कमला, यहाँ आओ अभी। जी माँ जी, आपने बुलाया? ये क्या हो रहा है? रुक्मणी को इतना तेज बुखार है और तुम इससे काम करवा रही हो, ये ठीक नहीं है। अरे माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे बुखार है। ये तो मुझसे कुछ कहती नहीं है। अरे रुक्मणी बेटी, तूने मुझसे क्यों नहीं बताया? चल, जा लेट जा, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बहू, ये बच्ची है, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दादी माँ चली गई। जैसे ही वो गई, कमला ने रुक्मणी को घूरा। अगली बार दादी माँ से शिकायत की ना तो देख लेना। अब जा और लेट जा, लेकिन शाम को काम करना ही पड़ेगा, समझी? रुक्मणी चुपचाप वहां से चली गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। ये सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है, मुझसे बहुत काम करवाती है। मैं मैं बहुत थक गई हूँ माँ। आप वापस आ जाओ ना माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन कमला ने विनय से बात की। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है। रुक्मणी अब 16 साल की हो गई है। उसकी शादी की बात करनी चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, 2 साल रुक जाते हैं। नहीं नहीं, लड़की है, जल्दी बड़ी हो जाती है। हमें अभी से देखना शुरू कर देना चाहिए। वैसे मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है, पड़ोस के ही गांव में रहता है। अच्छा, कौन है वो? वो एक किसान का बेटा है, बहुत मेहनती है, अच्छा लड़का है, रुक्मणी के लिए ठीक रहेगा। विनय ने हाँ कर दी, लेकिन कमला ने जो लड़का देखा था वो असल में बहुत बुरा इंसान था। कमला चाहती थी कि रुक्मणी की जिंदगी बर्बाद हो जाए ताकि सारी संपत्ति रत्ना को मिले। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कमला ने रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी डरी हुई आई। रुक्मणी, तुम्हारी शादी तय हो गई है। क्या? मेरी
मेरी शादी किससे? एक बहुत अच्छे लड़के से, पड़ोस के गांव में रहता है। तुम्हारे पिताजी ने भी हाँ कर दी। अगले महीने शादी है। सच में? मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ। वो कैसा है? तुम शादी के दिन देख लेना, अभी तो शादी की तैयारियां करो। रुक्मणी को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, शायद उसे इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कमला ने क्या षड्यंत्र रचा है। एक दिन कमला चुपके से बाजार गई। वहां उसने एक जड़ी बूटी वाले से जहर खरीदा। ये जहर किसके लिए चाहिए? अरे मेरे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, उन्हें ही मारना है। ये काफी खतरनाक जहर है, इसे संभाल कर रखना और किसी इंसान को मत देना, वरना तुरंत मर जाएगा। अरे हाँ हाँ भैया, मैं समझ गई। मैं सिर्फ चूहों के लिए इस्तेमाल करूंगी इसे। कमला जहर लेकर घर आ गई। उसने जहर को अपने कमरे में छुपाकर रख दिया। अब वो मौके का इंतजार करने लगी। आज बहुत अच्छा मौका है। आज घर में कोई नहीं है। आज मैं रुक्मणी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। फिर सारी संपत्ति मेरी रत्ना की होगी। कमला ने रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बना रही हूँ। तुम्हारी शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो सोचा आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं। सच में माँ, आप मेरे लिए खीर बना रही हैं? हाँ बेटी, आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। तुम जाओ और आराम करो, मैं बुलाती हूँ। धन्यवाद माँ। रुक्मणी को बहुत अजीब लगा। कमला ने आज तक कभी उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद शादी के कारण कमला का दिल पिघल गया होगा। कमला ने रसोई में खीर बनाई। फिर उसने चुपके से अपने कमरे से जहर की शीशी निकाली। उसने खीर में वो जहर मिला दिया। अब तू खा इस खीर को और हमेशा के लिए सो जा। फिर कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। सारी संपत्ति मेरी रत्ना की होगी। रुक्मणी बेटी, आओ, खीर तैयार है, आओ खाओ। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। रुक्मणी रसोई में आई। कमला ने प्यार से खीर की कटोरी उसके सामने रखी। लो बेटी, खाओ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ माँ, लेकिन मैं पहले आपको खिलाना चाहती हूँ। आपने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है, तो पहले आप खाइए। नहीं, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं माँ, आप पहले खाइए, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ना, पहले तुम खाओ। तभी रत्ना वहां आ गई। माँ, ये खीर मुझे भी चाहिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं बेटी, ये रुक्मणी के लिए है। तुम्हारे लिए मैं अलग से बनाऊंगी। नहीं, मुझे भी चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है रत्ना, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। ये लो। नहीं रुक्मणी, रुक। लेकिन देर हो चुकी थी। रत्ना ने एक चम्मच खीर खा ली। नहीं, ये क्या किया तूने रत्ना बेटी? माँ, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। बेटी, मेरी बेटी, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये रुक्मणी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था ये। हाँ। तो आप मुझे सच में मारना चाहती थी? आपने मेरे साथ इतना बुरा किया और अब आप मुझे जहर देना चाहती थी? माँ, 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 मुझे बचाओ। मैं मरने वाली हूँ, बचाओ। बेटी, मेरी बेटी, कोई है, वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। लेकिन घर में कोई नहीं था। कमला रत्ना को गोद में लेकर बैठ गई। वो रोती रही। रत्ना तड़पती रही। माँ, मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। रत्ना को कुछ नहीं होना चाहिए। चली जा, तू ही कारण है इस सब का। तूने मेरी बेटी को मार दिया। रुक्मणी दौड़कर वैद्य जी को बुलाने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर बहुत तेज था। जब तक वैद्य आया, रत्ना मर चुकी थी। कमला अपनी बेटी की लाश को पकड़कर रो रही थी। बेटी, मेरी बेटी, नहीं, उठ जा, आंखें खोल, माँ तुझसे बात करना चाहती है बेटी। उठ जा मेरी बेटी। नहीं
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ये सब तेरे लिए किया था। तुझे सारी संपत्ति मिलने थी और अब तू ही चली गई। नहीं। बहुत देर हो गई। इस लड़की को बहुत तेज जहर दिया गया है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये मर चुकी है। तभी विनय भी घर लौट आया। उसने वो दृश्य देखा तो चौंक गया। ये क्या हो गया? कमला, ये सब कैसे हुआ? ये सब रुक्मणी ने किया। उसने मेरी बेटी को जहर दे दिया। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद मुझे मारना चाहती थी। उसने खीर में जहर मिलाया था मुझे मारने के लिए, लेकिन गलती से रत्ना ने वो खीर खा ली। क्या? कमला, कमला, ये सच है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकती हूँ? पिताजी मेरी बात सुनिए। ये सब माँ ने किया है। मैं बेकसूर हूँ पिताजी। मैं नहीं जानता किसकी बात सही है। तभी दादी माँ भी घर लौट आई। ये दृश्य देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय, ये बहुत गंभीर मामला है। हमें पंचायत बुलानी होगी। सच का पता लगाना होगा। हाँ पंडित जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ। पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। सब गांव वाले इकट्ठे हुए। कमला और रुक्मणी दोनों को बीच में खड़ा किया गया। आज हम यहाँ एक गंभीर मामले के लिए इकट्ठे हुए हैं। रत्ना की मृत्यु जहर से हुई है। अब हमें पता लगाना है कि ये किसने किया है। कमला, तुम अपनी बात कहो। मुखिया जी, मैं एक माँ हूँ जिसने अपनी बेटी खो दी। मैंने रुक्मणी को अपनी बेटी की तरह पाला। उसके साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। अरे हाँ, ये हो सकता है। सौतेली बेटी ऐसा ही करती है। अब तुम अपनी बात कहो रुक्मिणी। मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। कमला माँ ने मुझे मारने के लिए खीर में जहर मिलाया था, लेकिन गलती से रत्ना ने वो खीर खा ली। मैं सच कह रही हूँ मुखिया जी। झूठ! ये सब झूठ है। तुम अपनी माँ पर आरोप लगा रही है। पिताजी मेरी बात सुनिए। ये सब माँ ने किया है। मैं बेकसूर हूँ पिताजी। मुखिया जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से देख रही हूँ कमला रुक्मणी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। जब घर में कोई नहीं होता था तो वो उसे बहुत काम करवाती थी। उसे नौकरानी की तरह रखती थी। मैंने कई बार ये सब अपनी आंखों से देखा है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो रुक्मणी को केवल घर का काम सिखा रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने देखा कि तुम उसे मारती थी, भूखा रखती थी और अपनी बेटी को सारा स्नेह देती थी, जबकि रुक्मणी को कुछ नहीं। गांव वाले चुप हो गए। सब दादी माँ की बात सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल कमला को बाजार में जड़ी बूटी वाले से कुछ खरीदते हुए देखा था। मैं वहां भी गई थी। मैंने पूछा था जड़ी बूटी वाले से कि कमला ने क्या खरीदा। उसने बताया कि कमला ने जहर खरीदा था। उसने कहा कि चूहे मारने के लिए चाहिए। ये सुनते ही मैं घर की ओर निकल पड़ी, पर जब तक मैं पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब लोग कमला की तरफ देखने लगे। कमला घबरा गई। नहीं, सिर्फ मैंने सोचा था कि शायद चूहे आ जाए तो। चुप! तुम झूठ बोल रही हो। जड़ी बूटी वाले को बुलाओ अभी। कुछ देर में जड़ी बूटी वाला भी वहां आ गया। हाँ मुखिया जी,
कल ये औरत मेरे पास आई थी। इसने बहुत तेज जहर मांगा था। मैंने पूछा था किसके लिए, तो इसने कहा चूहे मारने के लिए। मैंने चेतावनी दी थी कि यह जहर किसी इंसान को मत देना, वरना तुरंत मर जाएगा। कमला, सच सच बताओ तुमने क्या किया? कमला को समझ आ गया कि अब वो नहीं बच सकती। उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैंने किया। मैंने रुक्मिणी को मारने की योजना बनाई। मैं चाहती थी कि सारी संपत्ति मेरी बेटी रत्ना को मिले, इसलिए मैंने खीर में जहर मिलाया। लेकिन गलती से मेरी अपनी बेटी ने वो खीर खा ली और अब वो मर गई। मेरी बेटी मर गई। ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने लालच में अपनी बेटी को खो दिया। माफ कर दो। कमला, तुमने मेरी बेटी को मारना चाहा। तुमने उसके साथ इतना बुरा किया। मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। मैंने सोचा था रुक्मिणी का ध्यान रखोगी, लेकिन तुमने उसे नरक में डाल दिया। तुमने मेरी बेटी के साथ इतना अन्याय किया और मैं कुछ नहीं जान सका। कुछ नहीं। नहीं पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पिताजी, बहुत ज्यादा। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तूने इतना सब सहा, मैं तुझे नहीं बचा पाई। माफ कर दे बेटी। दादी माँ, पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा ना? अब कोई मुझे नहीं सताएगा ना? कमला, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपनी सौतेली बेटी को मारने की कोशिश की। तुमने उसके साथ सालों तक अन्याय किया और अपनी गलती से तुमने अपनी बेटी को खो दिया। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है। तुम कहीं और जाकर अपना जीवन बिताओ और अपने किए का पश्चाताप करो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ। ये सजा काफी है। कृपया मुझे यहाँ रहने दो। नहीं, तुम्हें जाना होगा। ये मेरा फैसला है। कमला रोती बिलखती गांव से चली गई। उस दिन के बाद विनय ने रुक्मिणी से बहुत माफी मांगी। उसने रुक्मिणी को बहुत प्यार दिया। दादी माँ भी रुक्मिणी का ध्यान रखने लगी। बेटी, अब से तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम जो चाहोगी वो मैं करूंगा। बस मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। पिताजी, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आप मेरे पिताजी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ कमला अकेली भटकती रही। उसे कोई जगह नहीं मिली। उसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। वो रोज अपनी बेटी को याद करके रोती रही। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। रत्ना, मेरी बेटी, मैंने तुझे खो दिया। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं एक बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी माँ। कुछ समय के बाद कमला की मृत्यु हो गई। वो अकेली मरी। किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। वो अपने किए का फल भोग रही थी।